हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सभी छात्रों के लिए महारिवीजन बैच यूथ बुक से, और इसमें हम सामान्य विज्ञान के संपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरआरबीएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए भी। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दें कि आज का हमारा ये क्लास नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 5 तक के क्लास में मैं रिवीजन करवा चुकी हूँ। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यह है, ऊपरी प्ररोध और भार किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो ये विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने पर इसमें उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी कि जल स्तर पहले की तरह ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका उत्क्षेप बल वस्तु के भार से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ये किस पर कार्य करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल हमारा उत्क्षेप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उस पर जो ऊपरी बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हवाई जहाज के पंखे की डिजाइन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वस्तु के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पिंड की किसी तल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम किसके द्वारा स्पष्ट होता है? तो यह नियम आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तल के ये किस पर निर्भर करता है? तो ये घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि डेंसिटी पर ये डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावन बल का द्रव्य के घनत्व और आयतन ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं? तो ये दोनों ही परिमाण पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव को किस में मापा जाता है? तो दबाव को हम बल एवं क्षेत्रफल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा? तो दाब हमारा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दाब का विमा सूत्र ml⁻⁻1 T⁻⁻2 होता है। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दाब को हम प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे दाब हमारा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल में जब वृद्धि होती है तो एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर उत्क्षेप बटा में क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो ये घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को हम प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पानी का घनत्व 1000 किलो बटा में घन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम बराबर घनत्व होता है। सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कितना होता है? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि शुद्ध पानी का घनत्व ये लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो बादल ये निम्न घनत्व यानी कि कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है आसानी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक पदार्थ के घनत्व को हम द्रव्यमान प्रति आयतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसे घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे के कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? तो कणों की अधिकतम ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ठोस में आणविक आकर्षण सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सत्य नहीं दिया है, यानी कि सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अणुगति सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तब हमारा वाष्पीकरण का दर घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के क्या होता है ये? तो उसकी दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप ये किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस से कम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कम तापमान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 273 केल्विन का मान क्या है? तो 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या अंतर होता है? तो सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पास्कल हमारा ये तापमान का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में से किसको चुनेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 273 उसमें से घटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बॉयलर भट्टियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो मुख्य रूप से उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी कि विकिरण द्वारा जो उष्मा का स्थानांतरण होता है इसके ताप पर भी, पिंड की प्रकृति पर भी और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कैसे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि संवहनी संबंधी के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संवहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि लकड़ी हमारा ये उष्णता का कुचालक होता है, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यह अधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक होता है? तो ग्रेफाइट हमारा ये विद्युत का काफी अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का कुचालक बनता है? तो किसी वस्तु में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह विद्युत का अच्छा सुचालक बनता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन ये हमारे विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तांबा हमारा ये विद्युत आवेश का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी अच्छे सुचालक के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? तो ये बढ़ते तापमान के साथ उसमें चालकता इन सब की घटती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा रबड़, ये सभी उदाहरण दिए हैं उष्मारोधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेड और Hg यानी कि पारा, ये दोनों ही उष्मा के कुचालक के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्मोस्टर को हम प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव्य बन जाती है? तो उसे हम गलनांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम हिमांक बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? तो उसमें जल की भौतिक स्थिति गैसीय अवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 212 डिग्री फॉरेनहाइट हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमीकरण फ्रीजिंग यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा एक्सपेंशन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबलना शुरू कर देता है? तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं जिस ताप पर द्रव्य हमारा उबलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, जल का वाष्पीकरण क्या होता है? तो जल का वाष्पीकरण समस्त तापमानों पर होता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ये किसके कारण ठंडा हो जाता है? तो ये वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में पंखा चलने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए हमें गर्मी के मौसम में पंखा चलने से राहत अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण हमारी एक प्रकार की ये सतही घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैद्युतीय प्लग एवं स्विच ये जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? तो ये थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या उष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकिरण या फिर अवरक्त पाइरोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उष्ण गति प्रणाली में उष्मा संतुलन
तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड किस पर पहुंचते हैं, तो दो पिंड समान तापमान तक पहुंच जाते हैं, तभी उस पर ऊष्मीय गति प्रणाली यानी कि ऊष्मा संतुलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक ऊष्मीय गति प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम सममितीय प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रथम नियम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम एंट्रोपी को ये परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट और उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है, तो इसमें अवरक्त किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कैसे कंपन करते हैं, तो ये समांतर कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब कैसा होता है, तो जहां पर हवा का दाब निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब क्या होता है, तो जहां वायु का दाब उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग हमारी ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में किसमें दर्शाया जाता है, तो ये लैम्डा में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, तो ऊंचाई एक मात्रा है जो तरंग की प्रवृत्ति का वर्णन नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके तरंग दैर्घ्य पर इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, तो ये आयाम से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है, तो इन सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तरंग का आयाम कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ दी गई अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो ये संपीड़न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L हो तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो तरंग दैर्घ्य हमारा 2L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है लंबी। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं, तो इसे हम आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाली समय को हम क्या कहते हैं, तो किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा लगने में समय को हम तरंग का समय काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सरे का वहां प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है, तो इंफ्रारेड किरणें ये विद्युतीय चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो गामा किरण की विद्युतीय चुंबकीय तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यमान विकिरण यानी कि विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि अगर आपको साइंस के इस पीडी बुक का वीडियो देखना है या फिर एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर के 12 तक के वीडियो देखने हैं, तो आप हमारे चैनल में जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप वहां से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।